हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सी टेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सी टेट में जो है कि मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो सीरीज़ है हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस सीरीज़ को आज हम करेंगे। तो ऐसी सीरीज़ आती रहे, इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, द बिलीफ डेट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाई reinforces एंड punishes इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई। इसमें कहा गया है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। इसमें कहा गया है कि बच्चे को बाहरी आवरण से दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह जो विचार है ये प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता से हमारे जो लक्षण होते हैं वो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, इसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर है आनुवंशिकता और वातावरण से। तो आनुवंशिकता नहीं होगा, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। फिर है ना तो आनुवंशिकता, केवल वातावरण से। तो ये तो ठीक लग रहा है, इसके आगे देखते हैं, ना तो आनुवंशिकता और ना ही वातावरण। तो दोनों में से एक तो होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, केवल वातावरण। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, ए चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट्स। इसमें कहा गया है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो बॉल से खेलना पहले शुरू कर देता है, जबकि उसे उस एज में पेंसिल से पकड़ना या लिखना नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शीर्षगामी सिद्धांत। तो शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल सेफेलोकॉर्डल, जिसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर, सिर से पैर की तरफ होता है। यानी बच्चा इसमें क्या करता है, सबसे पहले अपने सिर का बैलेंस बनाना सीखता है, सिर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में नीचे हाथ पैरों में चलना या खड़ा होना उसके बाद में सीखता है। तो इस सिद्धांत में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं, अधोगामी सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं प्रैक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि इसमें जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जैसे कि केंद्र में हमारी भुजाएं आती हैं, भुजाएं पहले आती हैं, फिर उसके बाद में हाथ और फिर उंगलियां आती हैं। तो बच्चा पहले क्या कर रहा है कि वो पहले गेंद को पकड़ना सीख रहा है, फिर पेंसिल को पकड़ना सीख रहा है। और विकास के क्रम की एक रूपता ये भी नहीं होगा, और एकीकरण का सिद्धांत, इन दोनों के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम देखते हैं केंद्र से बाहर की ओर वाले में जो हमें बताया गया है कि बच्चा पहले हाथ से बॉल को पकड़ता है, फिर पेंसिल और पेन से पकड़ना शुरू करता है।
तो पहले उसके ने हाथ पे कंट्रोल करना सीखा, ये केंद्र हो गया, फिर उन्होंने इन उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखा, तो ये बाहर की ओर फिर विकास हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन है सेकेंड सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस। इसमें कहा गया है कि जो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है वो किससे संबंधित है, बाल्यावस्था तक या किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो मेन बात इसमें ये है कि जो हमारा विकास है वो रुकता नहीं है, तो बाल्यावस्था तक भी नहीं होगा, किशोरावस्था में भी नहीं रुकता है और ना ही वयस्कावस्था में रुकता है, ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता रहता है। तो इसमें बात की गई है गत्यात्मक विकास की, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है उसमें गत्यात्मक आता है, गत्यात्मक में शारीरिक विकास आता है, बॉडी से रिलेटेड होता है, और संज्ञान जो कि माइंड से रिलेटेड होता है, तो संज्ञानात्मक विकास में तर्क करना आदि क्षमता होती है, तो ये माइंड से रिलेटेड होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने जो वीडियो में टॉपिक पढ़ाया है समाजीकरण का, उसमें एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो हमारी फैमिली होती है वो प्राइमरी में आती है, फैमिली यानी परिवार, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है, और सेकेंडरी में स्कूल आता है। तो इसमें बोला गया है प्राथमिक समाजीकरण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्राथमिक समाजीकरण पूछा गया है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, इसको प्राइमरी को प्राथमिक ही बोलते हैं। तो ये क्या फैमिली होता है, तो हमारा जो ऑप्शन है विद्यालय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी में है। धर्म भी नहीं होगा और समुदाय भी नहीं होगा, प्राइमरी में फैमिली आती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर जीन पियाजेट आइडियाज ऑन लैंग्वेज एड थॉट विद ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कहा गया है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो जीन पियाजे ने भाषा और चिंतन के विषय में जो थॉट दिया है उसमें कौन सा सिद्धांत सही है। तो हमने जो पढ़ा था कि जीन पियाजे भाषा के बारे में कहते हैं कि जो चिंतन है, चिंतन हमारा पहले आया है। चिंतन क्या है? विचार या चिंतन पहले आ जाता है, भाषा हम बाद में सीखते हैं। तो इसमें कहा गया है पहला ऑप्शन, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है। सेकेंड है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों स्वतंत्र क्रिया इन्होंने बताई है, पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्ति है, ये भी गलत है। अब ऊपर के जो दो ऑप्शन है इनमें देखते हैं। इसमें कहा गया भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। तो जब पियाजे ने ये कहा था कि चिंतन पहले आता है तो भाषा चिंतन का निर्धारण नहीं कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। जो चिंतन है वो भाषा का निर्धारण करती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more water than the wider but shorter glass. According to Jean Piaget, this reasoning of Anu is due to। इसमें कहा गया है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है। 2 गिलास हैं, उनमें समान मात्रा में जल है, परंतु एक बच्ची है अनु जो सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो वो क्या है कि वो जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हम लोगों ने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, उनमें से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक गत्यात्मक अवस्था थी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये स्टेज जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है। पूर्व संक्रियात्मक की है, जिसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष की। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि वो पलटावी अवस्था को नहीं समझ पाता है, उसे ये नहीं समझ में आता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बराबर है, वो बड़ा और छोटा देखती है, वो क्वांटिटी को नहीं समझती है, पलट नहीं पाती है किसी चीज को। तो इसमें क्रमबद्धता का कोई रूल नहीं है, क्योंकि सीरिएशन के बारे में बात नहीं की गई है, ना ही परफेक्टता के बारे में और ना ही संरक्षितता के बारे में। इसमें केंद्रीकरण की बात की गई है, केंद्रीयता की बात की गई है कि बच्चा जो है इस एज में किसी चीज को पलट कर नहीं सोच पाता है, इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे ने कहा है। तो इसमें केंद्रीयता नहीं होती है इनमें, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज अ बेसिक accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। इसमें कहा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया के उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें बच्चा क्या करता है, पलटने की क्षमता उसमें नहीं होती है, और संवेदीगामक अवस्था को ही गत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अपने अंगों द्वारा संचालन या कुछ भी भूख प्यास रोने के द्वारा प्रकट करता है, हाथ पैर चलाता है, तो ये वाली अवस्था हमारी नहीं होगी। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटने की अवस्था नहीं है ये, इसमें वो पलट नहीं पाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और जो मूर्त संक्रियात्मक चरण है और औपचारिक में तो उसके पास सब कुछ आ जाता है, वो अमूर्त भी सोच लेता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक सीरिएशन की बात की गई है, इसमें बात की गई है सीरिएशन की। ये जो एज होती है ये 7 से 11 या 12 वर्ष तक की होती है। 7 से 11 या 12 वर्ष की एज होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा सीरियल से कोई चीज लगाना सीख जाता है, आरोही अवरोही क्रम में लगाना सीख जाता है, तो उल्टे क्रम या सीधे क्रम में लगाना सीख जाता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers to support and guide he others students, which theoretical frame is she trying to apply in the class। इसमें कहा गया है कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो एक अध्यापिका है वो कह रही है कि बच्चा ग्रुप में सीखे, अपने सहपाठियों के साथ सीखे, उनकी सहायता से सीखे और मार्गदर्शन करवाती है। तो ये सिद्धांत किसका है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, या बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, या जीरोम का ब्रूरर का रचनावाद का सिद्धांत, या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो ग्रुप में सीखता है मतलब समाज के द्वारा सीखता है, तो जीरोम का ब्रूरर रचनावाद का सिद्धांत भी नहीं होगा, ना ही संज्ञानात्मक के बारे में बात कही गई है, ना ही स्किनर का सिद्धांत होगा। इसमें समाज के बारे में बात की गई है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is the basis of Lev Vygotsky
व्यूज ऑन डेवलपमेंट ऑप्शंस। इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोस्की हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि लेव वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो लेव वाइगोस्की ने बच्चों पर जो विकास का सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। तो जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए हैं सामाजिक विकास, बच्चों के विकास के। एक तो है सोशल सामाजिक विकास, दूसरा है कल्चर और तीसरा है लैंग्वेज। इन्होंने ये बताया है कि लैंग्वेज का विकास तो सोशल से ही होता है, पर इन्होंने ये तीन एस्पेक्ट्स दिए हैं। ये बताया है कि बच्चों का जो विकास होता है इन 3 तरीकों से होता है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल को समाज और कल्चर को संस्कृति, लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं। तो इसमें परिपक्वता और संस्कृति दी गई है, तो इन्होंने परिपक्वता के बारे में बात नहीं की है, तो संस्कृति के साथ परिपक्वता है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद में भाषा और भौतिक जगत, तो इन्होंने भाषा और भौतिक जगत की भी बात नहीं की है, तो ये भी गलत। भाषा के बारे में बात की है पर भौतिक जगत के बारे में नहीं की है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आता है भाषा और संस्कृति, तो इन्होंने संस्कृति और लैंग्वेज दोनों के बारे में बात की है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भाषा और परिपक्वता, तो परिपक्वता के बारे में बात नहीं की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाषा और संस्कृति दोनों है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट। जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट, इसमें कहा गया है कि जेंडर एक अवधारणा है। जेंडर कैसी अवधारणा है? मनोवैज्ञानिक है या जैविक है, सामाजिक है या शारीरिक है? तो बताया गया है कि जो जेंडर है, इस क्वेश्चन को हमें मोस्टली इसमें हिंदी में जेंडर लिख दिया है, वरना हिंदी में हमेशा लिंग लिख के आता है और इंग्लिश में जेंडर और कभी सेक्स लिख के आता है। तो जेंडर और सेक्स 2 शब्द हैं ये हमारे लिंग के इंग्लिश में। तो जेंडर जो होता है ये सामाजिक होता है। जेंडर क्या है? सामाजिक है, सोशल है, और जो सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल है। जैसे कि जेंडर में वो आता है, जैसे कि हमारे समाज में जो काम निश्चित कर दिए जाते हैं कि ये काम महिलाओं का है और ये पुरुषों का है, तो ये जेंडर में आ जाता है। और सेक्स में बायोलॉजिकल होता है, जैसे महिलाओं के पास बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो सेक्स बायोलॉजिकल में आ जाती है। तो इसमें जेंडर पूछा गया है, जेंडर एक अवधारणा है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि जेंडर को सामाजिक बताया गया है, ना ही जैविक होगा, ना ही शारीरिक होगा, इसको एक सामाजिक अवधारणा बताया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीता कैन रिकॉग्नाइज्ड and classify all varieties of animals, plants, metals and minerals as per Howard Gardner theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is she demonstrating? इसमें कहा गया है कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने कई तरीके की बुद्धि दी गई हैं, उनमें से ये हमें ऑप्शन में कुछ बुद्धियां दी गई हैं। तो इसमें क्या है कि बुद्धि में एक जानवर, पौधों और धातुओं और खनिजों की पहचान के वर्गीकरण की बात कर रही है। तो ये हमारा प्रकृति से संबंधित है, तो इसका जो भाषा में क्या होता है, भाषाई ज्ञान आ जाएगा। और जो अंतःवैयक्तिक होता है,
अंतः वैयक्तिक होता है, वो दूसरों को समझता है, और अंतर वैयक्तिक खुद को समझने वाला होता है। और जो प्रकृतिवादी है वो ये प्रकृति से संबंधित है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास ए प्राइमरी स्कूल टीचर शुड। तो इसमें कहा गया है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दंड देना तो बिल्कुल ही मना किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। होमोजीनियस के बारे में तो हमें मना किया गया है, वो चाहे बुक्स हो या ग्रुप हो, सेम कुछ भी नहीं होना चाहिए। ग्रुप हेट्रोजीनियस होना चाहिए, या बुक्स या जो भी हम रूल्स बना रहे हैं या जो भी स्ट्रेटजी कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, लेसन प्लान है या जो कुछ भी एक्टिविटी है वो हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पेपर पेंसिल आधारित, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। सबसे बेस्ट जो है वो है विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है ये, इसमें कुल 30 क्वेश्चंस हैं। तो 13 नंबर है ये है, तो 8 year old रोहित रीजन स्टीलिंग इज wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others as per Lawrence Kohlberg theory of moral development, which stage is he displaying। तो इसमें कहा गया है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से वह दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कहा गया रोहित जो है ये सोचता है कि अगर वो चोरी करेगा तो इस व्यवहार की वजह से लोग उसे बुरा कहेंगे और उसे लोग निष्कासित कर देंगे उसके व्यवहार की वजह से। तो इसमें दंड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। सामाजिक व्यवस्था भी नहीं है, ना ही सार्वभौमिक नैतिक के सिद्धांत के बारे में बात की गई है। वो क्या अच्छा बनना चाहता है, समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, तो इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण सिद्धांत होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A collection of students work on variety of tasks throughout the meet for keeping a record of their performance is known as। इसमें है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनकी प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है। तो इसमें क्या है, जो पूरे वर्ष का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी सभी एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो पोर्टफोलियो में आता है। आंकड़ों का पेपर उसके सिर्फ नंबरों से मतलब होगा, फाइल में उसकी कुछ चीजें होंगी, रूब्रिक भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो में उसकी सभी एक्टिविटी और स्टडी या उसके अंक पत्र सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो इसमें पोर्टफोलियो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन। इसमें कहा गया एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या प्रोग्रेसिव स्कूल है, तो इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो सक्रिय ही होगी। तो निष्क्रिय वाले तो हमारे दोनों गलत हो जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं।
और अनुयायी का मतलब होता है अनुकरण करना। तो अनुकरण करना, किसी को देख देख कर उसकी नकल करना, ये सही नहीं है। जितना सही है कि सक्रिय अन्वेषक होना, यानी कि खुद खोज करना, खुद से खोज करना, फिर सीखना। तो प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो प्रगतिशील स्कूल के बारे में कहा है वो जॉन ड्यूवी ने कहा है। इनके स्कूल को लैब स्कूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रभाव विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? प्रभाव होना, विस्तार करना और लचीलापन होना किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण ये तो नहीं होगा, ईगो सेंटर नहीं होगा, बाह्य प्रेरणा भी नहीं हो सकती, किसी को बाहरी इन्फोर्समेंट से अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, कार्य में अटलता ये नहीं होगी, जो सृजन होता है, सृजनात्मकता होती है जिसके अंदर, उसमें प्रभाव, विस्तारीकरण और लचीलापन ये लक्षण होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है ये। अब हम चलते हैं, थर्ड ऑप्शन सृजनात्मकता सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज रिक्वायर्स। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज रिक्वायर्स, इसमें कहा गया है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। जो शारीरिक चुनौती अनुभव कर रहे हैं उनके समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अधिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या विशेष स्कूलों में स्थापना। तो इसमें मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं होगा और आधारभूत अभिगम्यता और किसी की सहानुभूति बिल्कुल नहीं इनको देनी चाहिए, विशेष स्कूल में नहीं, सबके साथ सिखाना चाहिए। तो आधारभूत अभिगम्यता है, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि जो शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी हैं उनके समावेशन हेतु आधारभूत अधिगम्यता सही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कहा गया है डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगरीज एज। डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है इसमें। तो कहा गया है पठन वैकल्य, जिसको इंग्लिश में डिसलेक्सिया बोलते हैं, निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित है। तो डिसलेक्सिया जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है, कि ये सी वो सा को वाज या बी को डी पढ़ते हैं, ऐसे इनमें कुछ अधिगम की पठन वैकल्यता होती है। डिसलेक्सिया की बीमारी से बोला जाता है, पढ़ने में इन्हें उल्टा पढ़ते हैं, सा को बाज ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मानसिक मंदता नहीं होती है इनमें, वो डिसेबिलिटी होती है इनमें, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम भी नहीं है, बाल्यावस्था की समान ज्ञानक क्षमताएं भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक विकार है, अधिगम विकारों का बहुक्रम है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित एक डिसेबिलिटी है जो अधिगम विकार का बहुक्रम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, हमें नहीं है पे ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन इसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है, नहीं है और हम है पे लगा देते हैं। तो समता और समानता तो होनी चाहिए, पृथकीकरण नामीकरण ये नहीं होना चाहिए कहीं भी, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूल ये भी होना चाहिए, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना ये भी होना चाहिए। तो पूछा गया नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, पृथकीकरण और नामीकरण सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
assertion A, children belonging to the Potter community learned conversation of mass earlier than conversation of number. Reason R, learning and development takes place in socio-culture context. Choose the correct option. इसमें कहा गया है कि कथन ए में कहा गया है कि जो कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। उन्हें संख्या का ज्ञान नहीं होता है, उससे पहले वो क्या करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुने। तो इसमें है कि जो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये तो गलत ही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऊपर के दो ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कहा गया है, इसमें सही क्या, प्याजे ने भी कहा है बच्चों को संख्या ज्ञान से पहले उन्हें द्रव्यमान संरक्षण आ जाता है। तो इसमें वही कहा गया है जो कुम्हार समुदाय से जो बच्चे हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण पहले आ जाता है संख्या के ज्ञान के पहले। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सेकेंड भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अधिगम और विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When students learn a behavior through observation, the first step of that process is that they must. इसमें कहा गया है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। वो अवलोकन द्वारा कोई चीज सीख रहे हैं तो प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा। तो वर्तमान की क्रियाओं को याद करना, किसी चीज को रिकॉल करना, ये नहीं होगा। रिकॉल करना नहीं होगा क्योंकि अवलोकन द्वारा वो सीख रहे हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, वर्तमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। ऐसे ही व्यवहार को दोहराते रहना ये ठीक नहीं है। अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, ये भी गलत है। और वर्तमान की क्रियाओं को याद करना, रिकॉल करना, ये नहीं सही है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 21 का ये जो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर एज। कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं वो गलतियां करते हैं, उनको समझना अध्यापिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सके। गलत होगा, कमजोर और उनको अलग अलग नहीं करना है, ऐसे पहचानना नहीं है। फिर है, ये सही नहीं है। फिर है, अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अवकाफों को सूचित करें, ये भी गलत है। अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध भी नहीं करना है। फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, जब वो गलतियां करते हैं और शिक्षक देखता है तो उससे उनकी चिंतन प्रक्रिया समझ सकती हैं। जो अध्यापिका है वो उसकी चिंतन प्रक्रिया समझ सकती हैं। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होना चाहिए। अधिगम जो है 2020 के अनुसार कैसा होना चाहिए।
विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारमत। विषय वस्तु अभिमुखी नहीं, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक व्यवहारात्मक भी नहीं, प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रयोग करके सीखना चाहिए। 2020 के अनुसार शिक्षा जो हमारी है प्रयोगात्मक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्वी practices deep breathing just before the onset of examination. She is using strategy to cope with anxiety. इसमें कहा गया है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। तन्वी गहरे और लंबे सांस भरती है। जो चिंता से निपटने के लिए वह कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता या खंडन। उसे जो चिंता है वो उससे निपटने के लिए लंबे और गहरे सांस ले रही है, तो वह कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है? तो समस्या समाधान ये तकनीकी नहीं है, भाव नियमन, परिहार्यता भी नहीं है और खंडन भी नहीं है। वह भाव के नियम का प्रयोग कर रही है, अपने भावों से अपने आप को सांत्वना दे रही है। तो भाव नियमन, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रोमिटिंग फ्रॉम एनीबडी। रोहिणी इजा। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वयं प्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी है या भाव प्रेरित है? तो भाव प्रेरित नहीं है क्योंकि उसे किसी ने फोर्स नहीं किया है, और प्रदर्शन भी नहीं वो कर रही है, वह स्वयं से पढ़ रही है। तो स्वयं प्रेरित ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतियोगिता के लिए भी नहीं पढ़ रही है, तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं प्रेरित अधिगम करता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एंड माइकोनसेप्शंस होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। इसमें कहा गया है कि बच्चे द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चे द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अधिगम क्षमता या किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे या स्थायी संकल्पात्मक ठहराव। तो इसमें होगा कि अधिगम क्षमता, ये तो गलत हो जाएगा, भ्रांतियां नहीं दर्शाती है अधिगम क्षमता की। और निराधार दावे भी नहीं होगा, स्थायी संकल्पात्मक ठहराव भी नहीं। किसी संप्रत्यय के बारे में जो सहज विचार होते हैं, कोई संप्रत्यय हो उसके बारे में अच्छे सहज जो विचार होते हैं उसको दर्शाती हैं। तो हमारा इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग pedagogical strategies are effective in a primary classroom? इसमें है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर, विविध सामग्रियों का प्रावधान, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। तो इसमें क्या है कि अमूर्त से संकल्पना मानचित्र, ये तो सही है, संकल्पना मानचित्र होना चाहिए, ये सही है। और अमूर्त से मूर्त, ये फिर विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है।
कहानियों वाक्यों का उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी सही है। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द information at least 5 times in their notebook, the technique would be। इसमें कहा गया है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि है। तो शिक्षण की यह विधि अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्व अभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें होगा कि अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु अर्थपूर्ण अधिगम की अत्यधिक सहायता करते हैं। तो ये रटने वाली जो चीज होती है वो गलत होती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर है प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 से कम बार पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। ये भी रटने की बात कही गई, ये भी गलत हो जाएगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। इसमें सही कहा गया कि रटने की जरूरत नहीं है हमें, ये सही उपयुक्त नहीं है और ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। तो कलन विधि, अन्वेषण विधि, बिना बोझ के प्रथम त्रुटि दोहराव या प्रकारात्मक अवध्यता। समस्या समाधान के लिए जो कलन विधि है ये भी हमारी यूज की जाती है। जो कलन विधि है ये भी यूज की जाती है और अन्वेषण जो है खोज की विधि है इसको भी समस्या समाधान में यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारे दो गलत हो जाएंगे। बिना बोध के प्रथम त्रुटि दोहराव, प्रथम त्रुटि बार बार अभ्यास करना दोहराना ये सही नहीं है, ना ही ये सही होगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of these activities is not effective for making use of the previous knowledge of children for further learning। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो क्रियाकलाप में बच्चे सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, विचार भी वो करता है। रटना किसी में सही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है तो उस हिसाब से देखना में विचारावेश ये सही, विचारावेश करते हैं, स्कीमा सक्रियता होती है और संकल्पनात्मक मानचित्रण ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उपयोग नहीं है, तो नहीं के आंसर में हमें ये रटना हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। रटना तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपने जैसे कि देखा कि सीडीपी में ये 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो
आपने जैसे ये क्वेश्चन देखे हैं हमारे सीटेट में, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस पहुंचते रहें और आप लोगों को इनसे फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें।